नमस्कार। बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चौथे लेक्चर में स्वागत है। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि इकोनॉमिक ट्रेंड क्या होता है। अब उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो नेशनल इनकम समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने पड़ेंगे, उसके बगैर हम इसको नहीं समझ पाएंगे। तो नेशनल इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड इन इंडिया, उसी का थोड़ा आगे एक्सटेंशन है ये लेक्चर। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय, बचत व विनियोग किसी देश की अर्थव्यवस्था के मापदंड कहे जाते हैं, अतः इनकी प्रवृत्तियों का विशेष महत्व है। यानी राष्ट्रीय आय किस तरफ जा रही है, बचत कैसे हो रही है, विनियोग कहाँ कहाँ हो रहा है, इसका ट्रेंड समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो राष्ट्रीय आय, बचत, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय क्या है? जैसे एक व्यक्ति की आय होती है, एक कंपनी की आय होती है, वैसे ही एक राष्ट्र की आय होती है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के शुद्ध योग को कहते हैं। इसमें मूल्यों की दोहरी गणना नहीं होनी चाहिए। क्या कहा इसने परिभाषा में? किसी देश के एक किसी देश के एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के शुद्ध योग को कहते हैं। इसमें मूल्यों की दोहरी गणना नहीं होनी चाहिए। यानी नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। यानी इनमें अगर हम परिभाषा को ढंग से देखें तो क्या चीज़ है? सबसे पहले तो वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष के दौरान, यानी अपने यहाँ वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। यानी एक वित्तीय वर्ष में उस देश में समस्त क्षेत्रों में होने वाली उत्पादन, शुद्ध उत्पादन, यानी पिछले साल के उत्पादन में से इस साल का कुल उत्पादन घटाने के बाद में जो बचा वो शुद्ध उत्पादन कहलाता है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको मॉनेटरी फॉर्म में निकालोगे तो वो राष्ट्रीय आय आएगा। तो क्या कह रहा है? Thus, it is the net result of all economic activity of any country during a period of 1 year and is valued in terms of money. National income is an uncertain term and is often used interchangeably with the national dividend, national output, national expenditure. We can understand this concept by understanding the national income definition. अब नेशनल इनकम को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले उसके वेरियस कॉन्सेप्ट हैं। यानी इनकम को भी अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर बताया जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं, मैं कहूं आपका वजन कितना है, किसी से पूछेगा आपका वजन कितना है, वो कहेगा मेरा वजन 50 किलो है। वो अपना वजन किलो में भी बता सकता है, वो अपना वजन ग्राम में भी बता सकता है, वो अपना वजन टन में भी बता सकता है, किसी भी फॉर्म में बता सकता है। तो वजन मापने के कई तरीके हैं, कई वो हैं अलग अलग मापक, लेकिन वजन तो वजन ही रहेगा ना। तो ऐसे ही राष्ट्रीय आय तो राष्ट्रीय आय ही रहेगी, लेकिन राष्ट्रीय आय को मापने के कई अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ और हर एक का अपना यूज है, अपना महत्व है। तो यहाँ राष्ट्रीय आय को हम किन किन तरीकों से यार अलग अलग कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं वो यहाँ समझाए गए हैं। तो वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल, सबसे पहला होता है जीडीपी। एकदम सिंपल, सबसे सिंपल, आपने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है। वो तो जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी इज ए टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। दिस इज कैलकुलेटेड एट ए मार्केट प्राइस एंड इज नोन एज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यानी सबसे सिंपलेस्ट, सरल फॉर्म है राष्ट्रीय आय बताने का कि राष्ट्रीय आय तो राष्ट्रीय आय के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो जीडीपी, यानी एक देश में एक वित्तीय वर्ष में जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जो उत्पादन होता है, उसकी मार्केट कीमतों के आधार पर जो वैल्यू है वही जीडीपी कहलाती है। ये सबसे सरलतम कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय आय मापने का। फिर आगे आगे अर्थशास्त्रियों को ज़रूरत के हिसाब से उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाए।
जीडीपी, अब अगला आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो ऊपर वाला था मार्केट प्राइस, अब ये फैक्टर कॉस्ट। तो देखो क्या अंतर है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज अ सम ऑफ नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री। क्या, नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसर्स within the country, since the net value added gets distributed as income to the owner of factor of production. GDP is the sum of domestic factor income and fixed capital consumption or depreciation. तो GDP at factor cost क्या होगी, GDP at factor cost कहलाएगी net value added plus depreciation। यानी अगर ऊपर वाले में हम depreciation और जोड़ दें तो वो GDP at factor cost हो जाएगा। In GDP at market price are included indirect taxes and are excluded subsidies by the government. Therefore, in order to arrive at GDP at factor cost, indirect taxes are subtracted and subsidies are added at GDP at market price. Thus, the GDP at factor cost equals to GDP at market price minus indirect tax plus subsidy. आप गौर करके देखोगे, इसने ये GDP का इसका डिफरेंस बताया है। क्या बताया है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से आपको निकालना है तो क्या करना है, जीडीपी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स तो घटा दो और सब्सिडी वापस जोड़ दो, सब्सिडी वापस जोड़ दो। अब आप ये गौर करके देखो कि ये क्यों किया गया, क्योंकि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं, इट मीन्स हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो आय प्राप्त हुई उनकी टोटल करो। मजदूर को मजदूरी कितनी मिली, पूंजीपति को ब्याज कितना मिला, और कैपिटल पर ब्याज कितना मिला, उद्यमी को लाभ कितना मिला, ये सब इनकी आय है, इनको सबको जोड़ दो। तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो जो सब्सिडी थी वो भी इन्हीं को मिली है, तो सब्सिडी तो इनको जोड़ दो, और इनडायरेक्ट टैक्स था जो कि सरकार के पास चला गया वो घटा दो। तो आपके पास जीडीपी क्या आ गई, फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को से मिलने वाली जो आय है उसको निकालना है। अगला कॉन्सेप्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एनडीपी। एनडीपी इज अ वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर। सम ऑफ द कंट्रीज कैपिटल इक्विपमेंट wear out or become the obsolete each year during the production process. The value of this capital consumption is some percentage of gross investment which is deducted from the GDP. तो GDP, thus the net domestic product GDP at factor cost, यानी अगर हम ऊपर की टिपिकल डेफिनेशन में ना जाएं तो इसका सिंपल सा तरीका है कि ये याद रखो, NDP क्या है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट जो हमने पिछले में निकाली थी उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दो। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या थी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट थी जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, और अब उसी में से आपको माइनस डेप्रिसिएशन और करना है तो वो क्या बन जाएगा, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आपने अकाउंट में भी पढ़ा होगा, हम किसी चीज़ की नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, नेट वैल्यू निकालेंगे उसकी मशीनरी की डेप्रिसिएशन घटाने के बाद ही तो उसकी नेट वैल्यू आएगी। तो ऐसे ही जब प्रोडक्शन की पूरे कंट्री लेवल पर बात करेंगे तो भी हमें डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। तो ये आ गया एनडीपी। दूसरा है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस it called GDP at current price or nominal GDP. On the other hand, when GDP is calculated on the basis of fixed price in some year, it is called GDP at constant price or real GDP. देखो यहाँ दो टर्म यूज हुई है, GDP रियल। और अगर हम GDP कैलकुलेट करते हैं, सपोज अभी हमें पता है कि हमारा बेस ईयर 2011-12 है, तो 2011 की कीमतें या आज 2020 की कीमतें हैं। अगर हम जीडीपी 2020 की कीमत पर कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, जीडीपी एट रियल जीडीपी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, माफी चाहता हूं। अगर हम जीडीपी करंट कीमतों पर कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी 2020 में आज कीमतों के आधार पर जीडीपी निकाल रहे हैं, तो वो कहलाएगी नॉमिनल जीडीपी। और अगर हम जीडीपी आधार वर्ष जो कि वर्तमान में 2011-12 है, अगर हम 2011 की कीमतों के आधार पर जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो वो कहलाएगी रियल जीडीपी।
अब हम आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब तक जीडीपी पढ़े थे, अब जीएनपी है। जीएनपी इज द टोटल मेजर्स ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ए मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम करंट प्रोडक्शन ड्यूरिंग ए ईयर इन अ कंट्री इंक्लूडिंग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जीडीपी और जीएनपी में अगर मैं आपको सिंपल अंतर बताऊं तो एक छोटा सा अंतर है, उससे आप समझ जाओगे। जीडीपी में तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होगी जो एक देश के अंदर उत्पादन हो रहा है उसकी सीमाओं के अंदर, और जीएनपी में वो चीज़ें कैलकुलेट होगी कि जीडीपी में जो है वो तो है ही, प्लस वो भारतीय जो बाहर कमाने गए हुए हैं भारत से बाहर और वो पैसा भेज रहे हैं वो, प्लस जो बाहर के विदेशी भारत में कमाने आए हुए वो पैसा लेके जा रहे हैं, उनका जो डिफरेंस है वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब वो जीएनपी कहलाएगा। तो इसने देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, जीएनपी इज ए टोटल मेजर्स ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ए मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द करंट प्रोडक्शन ड्यूरिंग ए ईयर प्लस इंक्लूडिंग नेट इनकम। क्या कह रहा है, नेट इनकम, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से मिलने वाली आय को भी नेट इनकम को उसमें जोड़ना है, तब वो नेट इनकम कहलाएगी। अब है जीएनपी इंक्लूड 4 टाइप ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये बता रहा है कि जीएनपी में कितने तरह की फाइनल गुड्स इंक्लूड होगी। सबसे पहली है कंज्यूमर्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द इमीडिएट वांट्स टू पीपल। कंज्यूमर को जो चाहिए वो चीज़ें। ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, इन्वेंट्रीज टू ऑफ फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड गुड्स, यानी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो और जो उत्पादन में काम आने वाली बड़ी इन्वेंट्रीज है वो भी इसमें सम्मिलित होती है। और तीसरा है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा निर्मित चीज़ें। और चौथा है नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज द नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बाहर से होने वाली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस है, तो ये जीएनपी में इंक्लूड की जाती है। अगला है जीएनपी एट मार्केट प्राइस और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये तो अभी हमने पिछले में मैंने जीडीपी में बताया था। मार्केट प्राइस का मतलब है जो वर्तमान में कीमत है उसके आधार पर जीएनपी की कैलकुलेशन करना। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि जो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको होने वाली आय को कैलकुलेट कर लो। तो देखो वही चीज़ बोली है उसने। जीएनपी एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कुछ नहीं किया इसने, जीडीपी मार्केट प्राइस में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को और जोड़ दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है। जीडीपी वो जो भारत की सीमाओं के अंदर उत्पादन हुआ और जीएनपी वो जिसमें उसको मिला के बाहर से होने वाली आय को भी जोड़ दिया। तो इसने भी यही किया, जीएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब वही जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट का क्या है, ये रहा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। सेम उसी की तरह किया जैसा जीडीपी में किया गया था, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया और सब्सिडी को जोड़ दिया। अगला है, आप देखोगे अगले में एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा दो वो एनएनपी आ गया। जैसे अपन ने एनडीपी निकाला था, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा के हमने एनडीपी निकाला था, वैसे ही हम जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो वो एनएनपी हो जाएगा। फिर एनएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी क्या करना है, कुछ नहीं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन घटा दो तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस हो गया। फिर अगला है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, या जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस प्लस सब्सिडी। और इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। तो आप गौर से देखोगे फाइनली हमें नेशनल इनकम क्या होती है वो मिल गई।
एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। और इसका कैलकुलेशन क्या हुआ? अभी पिछले में पढ़ा था एनएनपी एट मार्केट प्राइस, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स घटा दिया और सब्सिडी जोड़ दी, तो ये बन गया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। या सेम बात वही है, अगर जीएनपी ले लें तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन घटा दो और इनडायरेक्ट टैक्स भी घटा दो और सब्सिडी जोड़ दो, तो भी वही बात है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और फाइनल भी यही कहेंगे कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। अब देखिए, नॉर्मली एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज हायर देन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट because indirect taxes exceed government subsidies. However, NNP at market price can be less than NNP at factor cost when government subsidies exceed the indirect tax. अब ये बता रहा है कि NNP फैक्टर कॉस्ट और NNP मार्केट प्राइस में उतार चढ़ाव कैसे हो सकता है, कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, ये निर्भर करता है कि सरकार की सब्सिडी और सरकार के इनडायरेक्ट टैक्स में से जो चीज़ ज़्यादा होगी उसका फर्क पड़ जाएगा। अगर आपके इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है और सब्सिडी कम है तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी, और अगर आपकी सब्सिडी ज़्यादा है इनडायरेक्ट टैक्स कम है तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो इससे हमें ये पता लगता है कि सरकार वर्तमान में सब्सिडी ज़्यादा दे रही है, टैक्स ज़्यादा लगा रही है, ये पता लगता है। अब है डोमेस्टिक इनकम, मैंने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, आपके सिलेबस में नहीं था फिर भी। अब डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम के बाद आती है डोमेस्टिक इनकम। इनकम जनरेटेड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन ए कंट्री फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड क्या? डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? वेजेज और सैलरी, किराया इंक्लूडिंग इम्प्यूटेड हाउस रेंट, इंटरेस्ट, अंडरटेकिंग, मिक्स्ड इनकम कंसिडर प्रॉफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटेड फर्म, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, पार्टनरशिप एक्सेट्रा, डायरेक्ट टैक्स, ये सब क्या है? इनकम है। प्राइवेट इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम के बाद में अगला पॉइंट आया प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम इज इनकम ऑब्टेन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम एनी सोर्सेज प्रोडक्टिव और अदरवाइज एंड द रिटेन इनकम ऑफ कॉर्पोरेशन। इट कैन बी अराइव्ड एट from NNP at factor cost by making certain addition and deduction। तो प्राइवेट इनकम को कैसे समझा रहा है? प्राइवेट इनकम होती है नेशनल इनकम। देखो यहाँ वही चीज़ लिखी है जो मैं समझाना चाह रहा था। प्राइवेट इनकम को क्या माने? नेशनल इनकम यानी NNP at फैक्टर कॉस्ट प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट, जो पैसा इधर उधर ट्रांसफ़र किया है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, जो ब्याज मिला है, सोशल सिक्योरिटी का पैसा घटा दिया है, प्रॉफिट एंड सरप्लस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग ये भी घटा दिया, तो ये क्या बन गई? प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम के बाद आप पढ़ोगे, हाँ अब है पर्सनल इनकम। इतना कुछ होने के बाद में व्यक्ति के हाथ में जो इनकम आ रही है उसको बोलेंगे पर्सनल इनकम। इज अ टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल। राष्ट्रीय आय के बाद में व्यक्ति का आय ये है। देश को आय हो गई, हमारी आय कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। तो क्या हुआ? Personal income is the total income received by individual of a country from all resources before payment of direct taxes in 1 year। हमें जो आय मिली, एक व्यक्ति को जो कमाई हुई, चाहे वो बिजनेस से हुई, चाहे वो नौकरी से हुई, चाहे वो किसी भी तरीके से हुई, उस आय को हम कहते हैं पर्सनल इनकम। अभी तक उसने टैक्स वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो पर्सनल इनकम क्या है? प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट टैक्स, ये कहलाएगी पर्सनल इनकम। और फिर डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है वो इनकम जो आपके पास खर्च करने के लिए तैयार है। तो डिस्पोजेबल इनकम और ए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मीन्स द एक्चुअल इनकम विच कैन बी स्पेंट और कंजप्शन बाय इंडिविजुअल और फैमिलीज। यानी वो इनकम जो आपके पास खर्चे के लिए तैयार है। और वो कैसे होगी? जब आप उसमें से क्या क्या निकाल दोगे? नेशनल इनकम माइनस बिजनेस सेविंग, अपनी बचत निकालो, टैक्स दे दो, सब्सिडी वापस जोड़ दी, इनडायरेक्ट टैक्स दे दिए, डायरेक्ट टैक्स दे दिए, सोशल सिक्योरिटी का पैसा दे दिया,
सोशल सिक्योरिटी पेमेंट वो भी घटा दिया, ट्रांसफर और पेमेंट जोड़ दिया, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ दिया। यानी ये चीज़ें एडजस्ट करोगे तब आपके हाथ में क्या आएगी, डिस्पोजेबल इनकम। फाइनली मतलब ये है कि आपको सारे टैक्स चुकाने पड़ेंगे, तब आपकी जो इनकम बचेगी वो डिस्पोजेबल बनेगी कि इस इनकम को आप खर्च कर सकते हो। फिर रियल इनकम इज द नेशनल इनकम एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर टेकन एज ए बेस। नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी एंड करंट प्राइस। तो रियल एनएनपी क्या है, एनएनपी फॉर करंट ईयर इनटू बेस ईयर बटा करंट ईयर का डिफरेंस कर दो, ये रियल इनकम होगी। अब फाइनली आती है पर कैपिटा इनकम, क्योंकि हम किसी देश की आर्थिक स्थिति को आकलन करते हैं कि वो देश कितना समृद्ध है, उसका आकलन होता है पर कैपिटा इनकम के, यानी वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। हम कहते हैं यूरोपीय देश विकसित देश है, अमेरिका विकसित देश है, अमीर देश है। क्यों? वहाँ के प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, हर व्यक्ति को जो मिलने वाली आय है वो ज़्यादा है। तो पर फाइनल इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है पर कैपिटा इनकम, यानी द एवरेज इनकम ऑफ पीपल ऑफ ए कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। यानी एक व्यक्ति द्वारा जो पर्टिकुलर ईयर में इनकम ऑफ पीपल ऑफ कंट्री इन अ पर्टिकुलर पर कैपिटा इनकम। दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो रेफर टू द मेजरमेंट ऑफ इनकम एट करंट प्राइस and a constant price. For instance, in order to find out the per capita income for 2001 at current price, the national income of the country is divided by the population of the country of that year. यानी कुछ नहीं करना, जो आपकी नेशनल इनकम आई है उसमें पॉपुलेशन का भाग दे दो, उससे प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। ठीक है, भाग किसका देना है, उसी साल की पॉपुलेशन का, उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। ये थे अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पर कैपिटा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो जैसा कि मैंने इसको पढ़ाने से पहले शुरू में आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय को मापने के अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से, जिसका मैंने वजन का उदाहरण देके समझाया था। जैसे आपका वजन जितना भी है, अगर मैं कहूँ आप अपना वजन बताओ, तो आप अपना अगर वजन किलोग्राम में बताते हो तो वो भी सही है, आपका वजन ग्राम में बताते हो तो वो भी सही है, आपका वजन अपना अगर मिलीग्राम में बताते हो तो वो भी सही है। किसी भी फॉर्म में बताओ, अगर आपका वजन बताना है तो अलग अलग पैरामीटर हैं, पर वो अलग अलग लोगों के लिए जरूरत होती है। तो ऐसे राष्ट्रीय आय को अलग अलग पैमानों के आधार पर कैलकुलेशन का, तो ये सब क्या कहलाते हैं, वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां हैं जो फिलहाल अपने सिलेबस में नहीं है, पर मैं जानकारी बस बता रहा हूँ, आगे अगर आई तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वो है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब है कि एक साल में पिछले साल की तुलना में अतिरिक्त कितनी वैल्यू एडिशन हुआ है उन सबको जोड़ दो। इनकम मेथड का मतलब है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन सारों की, जो हर फैक्टर की जो टोटल आय हुई है उस आय को जोड़ दो। और एक्सपेंडिचर मतलब है जितने भी घटक है वो सारे खर्च क्या कर रहे हैं उनके सबके खर्चों को जोड़ दो, तो वो एक्सपेंडिचर मेथड है। ये सारी जो कैलकुलेशन है, गणना है, वो कौन करता है, भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो इसी के साथ में हमने राष्ट्रीय आय का ये टॉपिक पढ़ा है। इसके ये जो कॉन्सेप्ट है, पहली बार हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन इनको बार बार पढ़ो और समझो, तब ये आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब ये आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप फिर पूछ सकते हैं और बुक में भी पढ़ सकते हैं। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।